नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। बैंकिंग अवेयरनेस इस सेशन के अंतर्गत आज हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड या जिसे हम हिंदी में चल निधि समायोजन सुविधा क्या होती है और इस सुविधा के मद्देनजर उस सुविधा को या उस टूल को एडजस्ट करने से क्या फर्क वित्तीय संस्थाओं पर होता है, ये देखने की कोशिश करेंगे। तो आज के ऑडियो सेशन के लिए हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड समझने के लिए फर्स्ट वी मस्ट बी अंडरस्टैंड दी लिक्विडिटी, जिसे हम चल निधि भी कह सकते हैं या तरलता भी कह सकते हैं। हम सभी लोग जानते हैं भारत देश के लिए सेंट्रल बैंक जो आरबीआई होती है, वित्तीय प्रणाली की सुचारू कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए, एक सक्सेसफुल बनाने के लिए या भारत सरकार की मॉनेटरी सिस्टम को एक दिशा देने के लिए एक आरबीआई एक जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो वित्तीय प्रणाली में हमारी कमर्शियल बैंक्स आती है या अदर बैंक्स भी आते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आती है। तो इन सभी वित्तीय प्रणाली को जो उनके सिस्टम में जो पर्याप्त मात्रा में या समय पर नकद की उपलब्धि होती है, उस उपलब्धि को सुचारू रूप से मेंटेन करना, ऑपरेशन करना, ये इनडायरेक्टली हमारे सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी होती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमने देखा। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है सभी वित्तीय प्रणाली को समय पर जो नकद की पर्याप्त मात्रा में जरूरत होती है, उसके लिए हम तरलता या लिक्विडिटी ये शब्द का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट जो आता है, इस अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए सेंट्रल बैंक आरबीआई अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसी के टूल को या इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करती है। तो इस तरह से आरबीआई का यह फर्ज बनता है किसी भी हालत में भारतीय वित्तीय प्रणाली को मेंटेन करना, लोगों को उसके ऊपर का विश्वास बिल्कुल उड़ नहीं जाना चाहिए। दिस थिंग्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इन ऑर्डर टू दैट हमारी आरबीआई के पास अलग अलग साधन होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं। उनमें से जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम क्वांटिटेटिव टूल्स कहते हैं। क्वांटिटेटिव टूल का मतलब यहाँ पर हम ये संख्यात्मक या मात्रात्मक हथियार भी कह सकते हैं। इस संख्यात्मक और मात्रात्मक जो हथियार है उसके अंदर ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड आता है। तो एलएएफ क्या है? तो एलएएफ ये हमारे आरबीआई के पास एक हथियार है जिसे हम मात्रात्मक हथियार कहते हैं, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द लिक्विडिटी इन द मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एलएएफ का एक्चुअल डेफिनेशंस क्या होता है, जिसे हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड कहते हैं। एज नेम अगर हम देखते हैं ना, उसका मतलब ही एडजस्टमेंट होता है। अगर फ्लेक्सिबिलिटीज होता है तो किस तरह से आरबीआई मार्केट में अगर लिक्विडिटी क्रंच आता है तो पर्याप्त मात्रा में मॉनेटरी को इंजेक्ट करती है, या जब सिस्टम में ज्यादा मात्रा में तरलता उपलब्ध होती है तो किस माध्यम से इस तरलता को एब्जॉर्ब करती है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट। तो लिक्विडिटी को वित्तीय सिस्टम में इंजेक्ट करना या लिक्विडिटी ज्यादा होने पर उसको एब्जॉर्ब करना, ये एलएएफ का काम है। अगर जिस तरह से हमने ये देखा कि जिस तरह से लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड ये बैंकों के लिए, वित्तीय प्रणाली के लिए, उनके जो शॉर्ट टर्म कैश शॉर्टेज होते हैं, मे बी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज होगी, और मे बी बैंकों को जो भी चीजें उनके बियॉन्ड द कंट्रोल है, एट द सेम टाइम अगर उन्हें कैश की या नगद की जरूरत होती है पर्याप्त मात्रा में, तो बैंक इस तरह के क्राइसिस को, इमरजेंसी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड का हथियार का यूज करते हैं। तो हम फर्स्ट देखेंगे कि किस तरह से एलएएफ ये हमारे वित्तीय प्रणाली में इंट्रोड्यूस हुआ। फर्स्ट पॉइंट इसमें ये आता है 1988 में, मैं रिपीट कर लेता हूँ, थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूँ। 1998 की जो नरसिंह कमेटी थी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में, उन्होंने फर्स्ट टाइम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड फैसिलिटी के लिए, यहाँ फंड नहीं है फैसिलिटीज है, मे बी
मैंने थोड़ा सा फंड का कहीं जिक्र किया होगा, इट इज माय रिक्वेस्ट, प्लीज मेक इट फैसिलिटी। तो 1998 में नरसिंह कमेटी जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के बारे में थी, उन्होंने रिकमेंडेड किया था कि भारतीय वित्तीय प्रणाली में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का प्रावधान होना जरूरी है। नेक्स्ट 1999 में आरबीआई ने इंटरिम तौर पे, एक टेम्पररी तौर पे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड इस हथियार का यूज करना स्टार्ट किया था, लेकिन फुल प्लेज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को 2000 में आरबीआई ने पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया था। नेक्स्ट आता है कि आरबीआई के जो इंटरनल ग्रुप होते हैं, तो इंटरनल ग्रुप का रिकमेंडेशन लेके आरबीआई ने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को मार्च 25 2004 में थोड़ा सा रिवाइज किया था। एट द सेम टाइम ये रिवीजन का इफेक्ट 2004 से सभी वित्तीय प्रणाली पर एडजस्टमेंट होता है। तो हमने ये देखा, ये एलएफ की हिस्ट्री देखी, 98 में रिकमेंडेशन किया, 99 में इंटरिम तौर पे उसको इम्प्लीमेंट कर दिया और 2000 में हम उसे यूज करते हैं, लेकिन 2004 में हम रिवाइज फॉर्म ऑफ एलएएफ को यूज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है, इस एलएफ के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, जिस कंपोनेंट का जिक्र आता है जिसे हम रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट भी कहते हैं। वी हैव द 2 कंपोनेंट इन एलएफ, एक होता है रेपो रेट और दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट, दिस इज मीनिंग ऑफ रीपर्चेस ऑफर। रीपर्चेस ऑफर जिसके अंदर सेल और रीपर्चेस एग्रीमेंट होती है, यहाँ आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटी की सेल और रीपर्चेस, जिसे हम रीपर्चेस ऑफर कहते हैं। तो ये रेपो रेट कोलैटरल लेंडिंग होती है, जिसे कमर्शियल बैंक को अगर आरबीआई से मनी प्राप्त करने या बोरो करने शॉर्ट टर्म नीड के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे डेफिनेटली कमर्शियल बैंक अपनी आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटी आरबीआई को बेचती है, सेल करती है। तो ये जो रीपर्चेस ऑफर है आरबीआई को सेल करने के लिए जो रेट चार्ज किया जाता है, द रेट चार्ज बाय आरबीआई फॉर दिस ट्रांजैक्शन इज नोन एज द रेपो रेट। दिस वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कमर्शियल बैंक रीपर्चेस ऑफर या रीपर्चेस सिक्योरिटीज, जो भी सिक्योरिटी आरबीआई अप्रूव्ड होती है, अगर आरबीआई को बेचती है, सेल करती है, तो उसके ऊपर जो रेट होता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। तो इस माध्यम से, रेपो रेट के माध्यम से आरबीआई हमारे मार्केट सिस्टम में एक लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने की कोशिश करती है। तो ये डेफिनेटली अगर ये शॉर्ट टर्म बैंकों की जो नीड होती है उसको पूरे करने के लिए रेपो रेट का इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट कंपोनेंट एलएफ के अंदर आता है, जिसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। एग्जैक्टली ये अपोजिट होता है एक रेपो रेट के ट्रांजैक्शन से। इसमें बैंक्स जो एग्रीमेंट, बैंक्स परचेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द आरबीआई एंड लेंड द मनी टू द बैंक्स रेगुलेटर। डेफिनेटली अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करती है, तो ये कमर्शियल बैंक आरबीआई को मनी लेंड करती है, तो borrows the money from the bank, it is comes under the reverse repo। और रिवर्स रेपो अगर जिस तरह से आरबीआई बैंक से रिवर्स मनी या मनी बोरो करती है, तो उसके लिए जो रेट रहता है उसी रेट को हम कहते हैं कि रिवर्स रेपो रेट। तो ये पॉइंट भी यहाँ इंपॉर्टेंस होता है। तो बैंक्स आर ऑलवेज हैप्पी टू लेंड द मनी टू आरबीआई सिंस दे फील देयर मनी आर द मोर सेफ विथ द हैंड ऑफ आरबीआई एज अ रेगुलेटर। तो दिस इज वन थिंग वी हैव टू बी अंडरस्टैंड। अगर रिवर्स रेपो रेट इसका अगर यूज करते हैं तो डेफिनेटली इट अब्सॉर्ब द लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। रिवर्स रेपो या रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ये दोनों में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम कॉरिडोर ये शब्द कहते हैं। कॉरिडोर का क्या मतलब होता है? CORRIDOR। Difference between the repo and reverse repo is called as a corridor and it is 100 basis point, या उसे हम 1% भी कहते हैं। This one thing is always important। और हमेशा रेपो रेट ये रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा ही होता है। आज के लिए लगभग
अगर पॉइंट का अगर बेसिस का डिफरेंस होता है तो डेफिनेटली ये 100 बेसिस का डिफरेंस या 1% का डिफरेंस होता है रेपो और रिवर्स रेपो में। तो दिस पॉइंट को हमने इस तरह से कवर कर दिया। अगर हम समराइज करने की कोशिश करते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को, तो उसके बारे में हमारे लिए 5 पॉइंट याद होने बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। फर्स्ट, अगर कोई भी कमर्शियल बैंक अगर एलए इस हथियार को यूज करना चाहती है तो डेफिनेटली कमर्शियल बैंक के लिए ये मिनिमम बिडिंग की या हम जो नीलामी की अमाउंट होती है वो अमाउंट मिनिमम 5 करोड़ रुपीस की होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के लिए कमर्शियल बैंक जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को सेल करती है तो उसकी नीलामी अमाउंट मिनिमम 5 करोड़ रुपीस की होनी चाहिए। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आता है कि भारत सरकार की ऑल दी जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है इस बिडिंग के लिए या इस नीलामी के लिए एलिजिबल है, योग्य है। थर्ड पॉइंट आता है कि बैंक जितनी चाहे उतनी रकम उधार रूप से आरबीआई से ले सकती है। डेफिनेटली जिस रकम को उधार लेना चाहती है बैंक, उसके अगेंस्ट उतनी सिक्योरिटी बैंक के पास होनी चाहिए। तो थ्रू दिस एग्रीमेंट और थ्रू दिस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कमर्शियल बैंक कैन बोरो दी, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू बैंक को लोन लेना या उधार लेने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जब तक उसके पास उस उस मात्रा में अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है तो। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंस होता है कि जो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियोज होता है, जैसे हम वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं, जिसके अंदर जो भी बैंक की सिक्योरिटीज आती है इस सिक्योरिटी को एलएएफ के अंदर बैंक प्रयोग नहीं कर सकते। दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यस, एलआर अलग है, एलएफ के लिए बैंक को अलग सिक्योरिटी का प्रावधान करना पड़ता है, अलग सिक्योरिटी बैंक को आरबीआई को बेचनी पड़ती है। दिस थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और लास्ट आज हर पॉइंट को हम समराइज करने की कोशिश कर लेते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशन में एलएफ का क्या महत्व होता है? तो आरबीआई द्वारा एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का इस ऑपरेशन का परिचालन एक महत्वपूर्ण परिणाम ये होता है कि भारत में बैंक एलएएफ रेपो विंडो का उपयोग अन्य मुद्रा विकल्प जैसे टेम्पररी फंड्स या लिक्विडिटी प्राप्त करने के लिए करते हैं जब उन्हें आवश्यकता होती है। अगर शॉर्ट टर्म बैंक की लिक्विडिटी की नीड्स होती है तो बैंक डेफिनेटली गोइंग टू यूज दी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेपो इस विंडो का यूज करते हैं। अगर बैंक के पास ज्यादा लिक्विडिटी होती है डेफिनेटली इन ऑर्डर टू गेट द इंटरेस्ट, इन ऑर्डर टू गेट द मनी, बैंक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की रिवर्स रेपो इस विंडो का इस्तेमाल करती है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत जो दो कंपोनेंट आते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, उसके बारे में सही जानकारी मिली होगी। और ये शॉर्ट टर्म नीड्स लिक्विडिटी क्रंच बैंक जो गरज होती है उसको कंप्लीट करने के लिए इस हथियार का यूज किया जाता है। शॉर्टली, liquidity adjustment fund by selling the RBI approved security to RBI commercial bank gaining or borrow the money for the liquidity crunch. That's all. Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.